PHI 145, ठीक है, यूरोपीय इतिहास के कुछ पहलू, चैप्टर नंबर 11 या यूनिट नंबर 11 आप कह सकते हैं। क्या है? समाजवादी विश्व। और समाजवादी विश्व में जो रहेगा हमारा जो इंपॉर्टेंट रहेगा 11.2 क्या रहेगा? पहली समाजवादी क्रांति रूस में ही क्यों हुई? क्वेश्चन यही पूछ रहा भैया, समाजवादी क्रांति रूस में क्यों हुई? अरे रूस में क्यों हुई और कहीं क्यों नहीं हुई? रीजन क्या थे? रीजन कारण क्या है उसके? क्या है पूरे बना रखे राजनीतिक ढांचा, किसान और मजदूर वर्ग, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, विचार और संगठन, क्रांति के चरण, ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो इसमें रहेगा, अगला देखेंगे 11.6 क्या रहेगा? 11.6 रहेगा कृषि का सामूहिकरण। क्या रहा? इसको देखना है। ये दो क्या है? दो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है हम उसी को देखते हैं इसमें से, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 11.2, ध्यान से सुनिएगा भाई मेरे। रूसी समाज में सचमुच क्या कुछ हो रहा था, इसके कारण यह यानी भैया रूसी या कह सकते हैं रूस में पहली समाजवादी क्रांति क्यों हुई? क्योंकि रूस के समाज में क्या कुछ हो रहा था, इसके कारण ही यह सब संभव है। भैया रूस के समाज में ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण यह सब संभव हुआ। आपने अंतिम दिनों में कार्ल मार्क्स ने 19वीं शताब्दी के अंत में क्या कर रहे हैं? अपने अंतिम दिनों में कार्ल मार्क्स ने 19वीं शताब्दी के अंत में रूस में बन रहे क्रांतिकारी माहौल की प्रशंसा की थी। किसने भैया? कार्ल मार्क्स जो था वो क्या कर रहा था? वो कहते थे जो उन कार्ल मार्क्स का अंतिम दिन चला, यानी वो थोड़ा दिन बाद मरने वाले थे। यानी कार्ल मार्क्स ने 19वीं शताब्दी के अंत में रूस में बन रहे माहौल की उन्होंने प्रशंसा की थी, परंतु समाजवादी विचारधारा का संपूर्ण बल इस बात पर रहा कि परिपक्व और सर्वाधिक विकसित पूंजीवादी देशों में ही क्रांति होगी। क्या कह रहे हैं कि परंतु जो समाजवादी विचारधारा का पूरा बल, समाजवादी जो विचारधारा का पूरा बल इस बात पर ना कि परिपक्व अधिकता की सर्वाधिक विकसित पूंजीवादी देशों में ही क्रांति होगी। ऐसी कल्पना की गई थी कि पूंजीवादी व्यवस्था जब पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएगी तो वहां पर अंतर विरोधों, संघर्षों और तनाव से कमजोर पड़ने। यही कह रहे हैं कि भैया अगर पूंजीवाद आएगा तो जो अंतर विरोध होता है, जो संघर्ष होता है, जो तनाव होता है, वह धीरे धीरे कमजोर है। यानी कह रहे हैं कि जब आर्थिक संकट हट जाएगा तो अंतर विरोध जो होता है, जो संघर्ष होता है, जो तनाव होता है, वह धीरे धीरे क्या होंगे? कमजोर पड़ने लगेंगे। क्या पड़ने लगे? वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा, ठीक है। उन राष्ट्रों में निजी स्वामित्व का मतलब प्राइवेट सेक्टर, निजी स्वामित्व, सामाजिकृत उत्पादन के बीच विषम स्थिति पैदा हो जाएगी। यानी जो निजी स्वामित्व होता है और सामाजिकृत जो उत्पादन है भैया, सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच क्या हो जाएगा? वहां पर क्या हो जाएगा? विषम स्थिति पैदा हो जाएगी। वहां मजदूर वर्ग को अपने जंजीरों के सिवा कुछ नहीं खाना होगा। यानी जो मजदूर वर्ग होगा वहां पर जंजीरों के सिवा और कुछ नहीं खोना होगा। परंतु वास्तव में प्रथम समाजवादी क्रांति पिछड़े हुए रूस में हुई। यानी कह सकते हैं कि परंतु समाजवादी जो पहली समाजवादी क्रांति हुई वह पिछड़े हुए रूस में होती है। यहाँ के समाज में पूंजीवाद मौजूद था। यानी भैया रूस में क्या था? वहां के समाज में पूंजीवाद मौजूद था, परंतु यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक शक्तियां जस की तस मौजूद थी। यानी देखो यहाँ पर पूंजीवाद जरूर था भाई मेरे, लेकिन जो सामाजिक स्थिति है वह जस की तस बनी हुई थी। मजदूर वर्ग अभी भी जमीन के साथ जुड़ा हुआ था। भैया रूस में क्या था कि हम पढ़ रहे हैं तो रूस में क्या था कि जो मजदूर वर्ग था वह जमीन के साथ जुड़ा होने का मतलब होता कि जो रूस में मजदूर था उसकी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं थी, बहुत सुंदर नहीं थी, या बहुत ऐसा नहीं थी मजदूर खुशहाल था, या उसमें कह सकते कि मजदूरों के साथ शोषण था या दमन था उनका, ठीक है। निश्चित रूप से रूस में देरी से हुए बढ़ते पूंजीवाद के अंतर, यानी रूस में क्या था भाई? रूस में देरी से क्या हो रहा था? पूंजीवाद इतना ज्यादा बढ़ा था, इसके विरोध में वहां पर क्रांति का एक सामाजिकरण, यानी पूंजीवाद के विरोध में या आप कह सकते हो कि पूंजीवाद जरूर था रसिया में, लेकिन रूस में अगर हम देखेंगे तो वहां पर पूंजीवाद होने से फिर भी वहां की जो स्थिति थी, जो माहौल था वह बहुत बेहतर नहीं था, या समाज, अगर मैं समाज की बात करूं तो बहुत सुंदर या माहौल बेहतर माहौल नहीं था। इसके अंतर विरोध में क्या होता है? वहां पर सामाजिक क्रांति का माहौल था। यानी पूंजीवाद जरूर मौजूद था, लेकिन पूंजीवाद मौजूद होने के बाद भी क्या होता है कि वहां पर अंतर विरोध के कारण, यानी पूंजीवाद में, यानी समाज में स्थिति बेहतर नहीं थी, ये कह सकते जो प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, इसलिए वहां पर एक सामाजिक क्रांति का माहौल तैयार हुआ। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा राजनैतिक ढांचा। देखिए पश्चिमी यूरोप में पूंजीवाद के विकास के साथ साथ उदारवादी, संविधानवादी और संसदीय जनतंत्र का उदय था। यानी पश्चिमी यूरोप में पूंजीवाद के विकास के साथ साथ क्या होता है? उदारवादी, संविधानवादी और संसदीय जो जनतंत्र उसका विकास हुआ 1917 तक रूस में, ठीक है। देखिए 1917 तक रूस में, ठीक है। सर
सर टॉपिक 1917 तक रूस में जार का निरंकुश शासन कायम रहा, यानी 1917 तक रूस में जार का निरंकुश शासन कायम रहा। यूरोप के नागरिकों को सहज रूप से प्राप्त सभी अधिकार, नागरिक और मौलिक अधिकार तथा संगठन बनने, हड़ताल करने तथा चुनाव जैसी अधिकार जैसी सामूहिक अभिव्यक्ति सभी जनतांत्रिक रूपों में रूस में प्रतिबंधित थी। यानी कह सकते हैं भैया यूरोप में जिस प्रकार से नागरिक को स्वतंत्रता था, मौलिक अधिकार था, हड़ताल करने का, चुनाव का अधिकार था, उस प्रकार से रूस में सभी चीज़ों पर क्या था, प्रतिबंध लगा हुआ था। संभवतः आप इस बात से जानते होंगे कि संपूर्ण रूसी समाज में केवल रूसी क्षेत्र ही शामिल नहीं था, यानी संपूर्ण रूसी समाज में केवल रूसी ही समाज शामिल नहीं था। इसमें केवल रूसी बोलने वाले ही लोग नहीं रहते थे, बल्कि इस साम्राज्य में गैर समुदाय और राष्ट्रीय लोग जैसे यूक्रेन है, सार्बिया है, बाल्टिक राज्य है, इसके लोग भी शामिल होते थे। रूस का निरंकुश शासन अपने साम्राज्य की सभी राष्ट्रीयताओं को दबाकर रखता था। यानी रूस में भैया जो शासन चलता था वह क्या करता था, लोगों पर शोषण करता था, लोगों पर दमन करता था। दूसरा आप कह सकते हैं कि रूस के समाज में नागरिकों को ना तो स्वतंत्रता थी, ना तो समानता था, ना तो उनको बोलने की आजादी थी। ये सभी प्रकार की समस्या रूस के समाज में बनी। यानी रूस में जो राष्ट्रीयता को दबा करके रखा गया, रूस यानी दबा कर रखता था। यूरोप में होने वाले सभी जनतांत्रिक मामलों के खिलाफ डटकर खड़ा रहा। यानी यूरोप में जो जनतांत्रिक चीजें चल रही थी उसके खिलाफ ही खड़ा है, इसीलिए इसे यूरोप का पुलिस मैन कहा जाता था। यानी यूरोप का किसको पुलिस मैन कहा जाता था। कई सामाजिक और आर्थिक ताकतों का उदय से नई मांगों के परिप्रेक्ष्य में रूसी समाज की प्रकृति में लगातार असंगति होती जाए। यानी रूस में कह सकते हो कि नागरिकों ना भैया कोई स्वतंत्रता है, ना तो कोई समानता है, ना बोलने की आजादी है, समस्या बहुत ज्यादा थी। अब रूस का आदमी क्या करेगा, क्रांति ही तो कर देगा, राजा के खिलाफ क्रांति हो गई, वैसी को बोलते हैं। अगला देखो, किसान और मजदूर वर्ग क्या रहा। देखो किसान और मजदूर पढ़ते हैं। परंपरागत तौर पर रूसी कृषि व्यवस्था में बंधुआ मजदूरी की प्रथा प्रचलित थी। भैया किसानों में बंधुआ मजदूरी चल रहा था रूस में, ये पॉइंट लिखो, इसको बताओ। बंधुआ मजदूरी थी, ठीक है, बंधुआ मजदूरी चलती थी। जो भूमि और भू संपत्तिवान, यानी जो भूमि और भू संपत्तिवान से बंधे हुए थे। भैया किसान जो था, जो भूमि का मालिक था, उससे बंधा हुआ था। कौन, जो मजदूर था, ठीक है। कृषि दासता की यह प्रथा 1861 में समाप्त की। यानी कृषि दासता जो होती है, यानी किसानों को दास बना करके यानी गुलाम बना करके रखने की जो प्रथा थी वह 1861 में समाप्त की गई और कृषि दास मुक्त हुए। उन्होंने अपनी मर्जी से कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता मिल गई। भैया जो कृषि दास थे, जो मुक्त हो गया, आजाद हो गया, अब तो कहीं घूम फिर सकता था, ठीक है। परंतु 1861 में कृषि सुधारों से जार साम्राज्य में कृषि समस्या समाप्त नहीं। यानी जार जो साम्राज्य था उसमें कई सारे कृषि सुधार होते, फिर भी कृषि सुधार से समस्या समाप्त नहीं हुई। कृषि में पूंजीवाद के विकास के बावजूद भू संपत्तिवान कुलीन वन तंत्र, यानी कह सकते कृषि के सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में पूंजीवाद का तो विकास हुआ, इसके बावजूद जो संपत्तिवान जो कुलीन वर्ग था उसका आधिपत्य बन रहा। भैया कृषि में मजदूर आजाद हो गया, ठीक है, कई सारे अधिकार दिए, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर देखोगे तो वहां पर जो पूंजीपति वर्ग था उसका आधिपत्य बना हुआ था। किसान गरीब बने रहे और कृषि पिछड़ी रही। भैया किसान गरीब बना रहा और कृषि पिछड़ी रही। यहां तक कि कृषि के वाणिज्यीकरण होने तथा कुलक नामक अमीर कृषकों के उदय से बावजूद ग्रामीण इलाकों में भूमि है, लगान है, मजदूरी है और सार्वजनिक जमीनों पर अधिकार को लेकर के भू संपत्ति तथा कुलीन तंत्र के पास सुरक्षित है। यानी कह सकते हैं कि खेती का जो अधिकार था या ज्यादातर जो खेत थे यह भू संपत्ति या जो जमींदार होते थे या जो कुलीन वर्ग था उसके पास। यानी किसानों की भाई मेरे जो दुर्दशा थी वह बहुत ज्यादा खराब थी, किसानों की और मजदूरों की। अभी भी अधिकांश जमीन और समग्र रूप से कृषि व्यवस्था में भू संपत्तिवान कुलीन तंत्र का अधिकार था। भू संपत्तिवान कुलीन तंत्र के सामाजिक और आर्थिक प्रभुत्व के कारण राजनीतिक क्षेत्र में भी कुलीन तंत्र का दबदबा है। नहीं भैया कृषि में जो जिस प्रकार से कुलीन तंत्र, यानी कुलीन तंत्र का मतलब होता है जो अमीर लोग होता है, कुलीन तंत्र यानी कैसे जो उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति व्यक्ति है, पैसे वाला, ठीक है। यानी कृषि क्षेत्र में जिस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक प्रभुत्व के कारण क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में भी कुलीन तंत्र का दबदबा रहा। 1861 में ग्रामीण ढांचे में हुए टकराव के, यानी 1861 में क्या था, ग्रामीण जो ढांचा था वहां पर टकराव हुआ। आधुनिक किसान आंदोलन ने जन्म लिया, धीरे धीरे राजनीतिक रूप ग्रहण करने लगे। बड़े बड़े भू संपत्तिवानों का स्वामित्व समाप्त है। नहीं भैया किसानों ने क्रांति कर दी, ठीक है। यानी किसानों ने क्या कर दिया, धीरे धीरे आंदोलन किया। जो भू संपत्तिवान का मतलब होता है जिन लोगों के पास जमीन बहुत ज्यादा होती थी, यानी जिन लोगों के पास जमीन बहुत ज्यादा थी उनके स्वामित्व यानी उनका मालिकाना हक धीरे धीरे समाप्त हो गया। किसानों के लिए जमीन की जो मांग थी
राजनीतिक समूह बने, यानी किसान जो थे उनकी जो मांग थी धीरे धीरे वह सिर चढ़कर बोलने लगी। कुलीन तंत्र न ही सिर्फ अनराजनीतिक समूह बनने के लिए तैयार था, इसके कारण किसान विद्रोह हुए, जिसके द्वारा जमीन पर कब्जा करने की मांग अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति का एक यानी वहां पर किसानों के कह सकते समर्थन से वहां पर एक बोल्शेविक क्रांति का उद्देश्य रहा। इसके अलावा समाजवादी शासन व्यवस्था को मजबूत बनाना भी क्रांति का उद्देश्य है, यानी कि मोस्टली इसमें किसानों का मजदूरों का एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि जिस प्रकार से किसान भाई बंधुआ मजदूर बना हुआ था, जिस प्रकार से समस्याएं थी, उस समस्याओं से तंग आकर के रूस में कह सकते हो कि वहां पर बोल्शेविक क्रांति का मुख्य उद्देश्य रहा, यानी अक्टूबर 1917 में। इसके अलावा समाजवादी शासन, यानी रूस में हम एक समाजवादी शासन की स्थापना करें, इसका भी क्रांति का उद्देश्य रहा। रूसी औद्योगिकरण की प्रकृति और समय के कारण मजदूर आंदोलन भी उपयुक्त माने। नहीं भैया, रूसी औद्योगिकरण की प्रकृति ऐसी थी कि वहां पर भैया मजदूरों का शोषण होता, तो मजदूरों ने भी क्या किया, आंदोलन के लिए माहौल तैयार किया। यहां पर मजदूर आंदोलन जुझारू और राजनीतिक था, यानी मजदूरों ने क्या किया भैया, जुझारू रूप से, यानी लड़ने वाला, जो जुझारू का मतलब होता जो लड़ाई वड़ाई करने के लिए तैयार हो, जुझारू तथा राजनीतिक था। रूसी समाज और राजनीतिक के विशिष्ट लक्ष्यों के कारण इस आंदोलन की प्रकृति सुधारात्मक थी, यानी किसानों का जो आंदोलन मजदूरों का जो आंदोलन था वह सुधारात्मक था, यानी किसमें कह सकते हैं, औद्योगिक चीजों में। ठीक है, देरी से औद्योगिकरण होने के कारण पश्चिमी देशों के स्तर पर पहुंचने के लिए औद्योगिकरण के आरंभिक चरणों में बड़े उद्योगों की स्थापना की गई। इसके विपरीत इंग्लैंड और फ्रांस में क्रमशः धीमी गति से विकास हुआ। रूस में तेजी से हो रहे इस औद्योगिकरण के कारण वर्ग चेतना भी शीघ्रता से विकास हुआ। बुजुर्गों वर्ग द्वारा सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व कायम होने से पहले एक संगठित जन आंदोलन की शुरुआत, यानी कह सकते हैं कि जो बुजुर्गों वर्ग है, यानी भैया जो पूंजीपति है और मजदूर के बीच में संघर्ष बढ़ रहा था, यानी पूंजीपति वर्ग जो था वो बहुत ज्यादा शक्ति या पावर धीरे धीरे क्या कर रहा था, उसने गेन कर लिया, और शक्ति और पावर उनके ज्यादा से गेन होने के कारण क्या होता है कि बुजुर्गा वर्ग कह सकते हो उनके धीरे धीरे आंदोलन की वहां पर संगठित हुआ। रूस में मजदूर आंदोलन बुजुर्गा वर्ग, समृद्ध साधन, पूंजीवादी तथा तानाशाही के खिलाफ था, यानी मजदूरों ने क्या किया कि वहां पर जो पूंजीपतियों का दमन था या उनका शासन था, पूंजीवाद तथा तानाशाही शासन के खिलाफ उन्होंने आंदोलन। इसके अलावा कोई प्रभावी कानून या मजदूर संघ के पास कोई नहीं भैया, मजदूर और मजदूर संघ के पास कोई कानूनी अधिकार होता नहीं था उनके पास, ना उन्हें आर्थिक मांगों को लेकर के संघर्ष भी किया गया। राजनीतिक रूप से क्योंकि हड़ताल करने वालों का मतलब था कानून को तोड़ना, प्रतिबंधित संस्थाओं को कमजोरी कारण मजदूरों आंदोलन की व्यवस्था का उखाड़ फेंका, क्रांतिकारी रास्ता नहीं, पहले तो मजदूर आंदोलन नहीं करता था, लेकिन जब मजदूरों ने आंदोलन किया तो उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, और ये मजदूर आंदोलन धीरे धीरे कह सकते हो एक क्रांति का जन्म हुआ। वस्तुतः मजदूर संघों का जन्म 1905 में क्रांति के बीच ही हो गया। बड़े कारखानों दहशत में थे, शहर के बाहर और नगरों की सीमाओं पर लगे हुए, और एक विविध प्रकार के श्रमिक वर्ग, यानी निपुण कारीगर, निपुण कारखानों के मजदूर और काश्तकार तथा घरेलू व्यवस्था में काम करने वाले मजदूरों के अलावा टेलीग्राफ, रेलवे निर्माण में लगे मजदूर, जिनमें से अधिकांश मजदूरों ने का संबंध अभी तक जमीन से था। इस कारण से आंदोलन में व्यापकता मिली, यानी सिर्फ मजदूर कंपनी में काम करने वाले मजदूर नहीं, बल्कि रेलवे में काम करने वाले भैया मजदूर, टेलीफोन में काम करने वाले मजदूर था, जो कृषि निर्माण कार्य यानी घर वर जो बनाते थे वो मजदूर थे। ये सभी मजदूरों ने क्या किया, इस आंदोलन से जुड़े, और कारण आंदोलन में बहुत ज्यादा व्यापक आंदोलन होता है, यह केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, यानी किसानों जो मजदूरों का आंदोलन था वह केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरे रसिया यानी रूस में यह फैला। अगला जो हमारा रहेगा पॉइंट क्या है, इसमें क्या इन्होंने देखा, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। ठीक है, यहां पर क्या रहेगा पॉइंट, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। देखिए, जार के शासन से राष्ट्रीय मुक्ति के साथ साथ समाजवादी क्रांति की विजय हुई, यानी जार का जो शासन था उससे क्या मुक्ति मिली और समाजवादी क्रांति की विजय हो गई। राजनीतिक तथा सांस्कृतिक भेदभाव का कारण बाल्टिक क्षेत्र, मध्य एशिया और अन्य क्षेत्रों में लोग अपने अलग थलग महसूस करते थे। जार की आर्थिक नीतियों के कारण उनके आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे। जार द्वारा यह प्रयत्न किया गया था कि इन इलाकों में मुख्य रूप से खेती पर, यानी किसानों को भैया मुख्य रूप से खेती पर आश्रित कर दिया गया था। ठीक है, लोग भूमि से बंधे रहे। इन स्थानों पर राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के अधिकार की मांग करने लगे और सामान्य अवसरों उपलब्ध कराने लगे, यहां तक कि पृथक राजनीतिक पहचान प्राप्त करने में एक मजबूत आंदोलन खड़ा, यानी कह सकते हैं शासन बहुत ज्यादा क्रूर था। खेती की समस्या है,
या कह सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम है। यानी स्टेट जो है एक दमनकारी स्टेट है, जार का जो शासन है एक दमनकारी एक स्टेट था, और उस दमनकारी स्टेट के खिलाफ कह सकते हो कि रूस में जो पूरी आम जनता थी वह आंदोलित हो जाती है, और आंदोलन होता है, उसी को हम रूसी या कह सकते हैं रूसी क्रांति का मतलब पता है, समझते के क्रांति का मतलब होता है कि जो सत्ता है उसको उखाड़ करके फेंक देना, यानी सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी होता। क्रांति क्या, क्रांति दो चीजों के लिए आती, यानी भैया जो लोग सरकार में बैठा है वो सरकार से भाग जाएगा, दूसरा जिस प्रकार के शासन व्यवस्था थी उन कानूनों को समाप्त कर दिया जाए। देखो भारत में जो आंदोलन है उसको क्रांति क्यों नहीं बोला, देखो भारत में भी जो आंदोलन तक क्यों से, देखो भारत में जो आंदोलन होते हैं जैसे महात्मा गांधी के बहुत सारे आंदोलन हैं, लेकिन महात्मा गांधी जो आंदोलन किए वो अंग्रेजी शासन व्यवस्था तो है, लेकिन जो शासन व्यवस्था अंग्रेज तो हट जाते हैं, शासन जो करने वाले इंसान थे वो तो चेंज हुए, लेकिन जो पद्धति थी भारत में वही रही, इसीलिए इसको क्रांति नहीं, यानी जहां पर क्रांति हुई वहां पर लोगों ने वहां पर पहले जो बने कानून थे उन कानूनों को फाड़ करके फेंक दिया, और जो लोग सत्ता करे तो उनको भी भगा दिया, और नए शासन बनते हैं, नए कानून बनते हैं, नए नियम बनते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, क्रांति, जहां पर राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ शासन परिवर्तन भी होता। दो चीजें हैं, राजनीतिक परिवर्तन तो होगा यानी शासन करने वाले इंसान तो बदलेगा, साथ साथ क्या होगा कि वहां पर शासन पद्धति में भी परिवर्तन आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रांति मानी जाती है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, क्रांति के रूप में, यानी देखो वहां पर क्या होता है, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय में क्या होता है, यानी अपनी भाषा अपनी संस्कृति के अधिकारों की मांग करने तथा सामान्य अवसर उपलब्ध कराने के लिए, यहां तक कि पृथक राजनीतिक पहचान प्राप्त करने के लिए मजबूत आंदोलन उठ खड़ा हुआ। बोल्शेविकों ने किसानों के लिए भूमि की मांग का समर्थन किया तथा विच्छेद का अधिकार मांगा, संवैधानिक स्वैच्छिक संघ बनाने के अधिकारों का समर्थन किया गया। अथवा इन क्षेत्रों में किसानों के ने जार की तानाशाही शासन व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी विकल्प की विजय में निर्णायक भूमिका निभाई। इस क्रम में कह सकते हो राष्ट्रवादी जो आकांक्षाओं ने उदारवादी विकल्पों पर तनिक भी विचार नहीं किया, यानी कह सकते उदारवादी नहीं बल्कि वहां पर राष्ट्रवादी विचारधारा आती हैं, और वो उदार के साथ नहीं, क्योंकि उस जो शासन वहां पर चल रहा था, जो जार का शासन था भैया, उसको उखाड़ करके फेंकना था। ठीक है, अगला देखो विचार और संगठन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, आरंभिक 20वीं शताब्दी में समाजवादी क्रांति प्रमुख राजनीतिक प्रवृत्ति थी, यानी 20वीं शताब्दी में क्या था, जो समाजवादी क्रांति होती है वह एक राजनीतिक प्रवृत्ति थी जो किसानों के वर्ग हितों का प्रतिनिधित्व करती। भैया जो यहाँ पर रूस में जो क्रांति होती थी वह किसानों के वर्ग तथा हितों का प्रतिनिधित्व करती थी, और किसान को क्रांति का प्रमुख प्रेरक शक्ति मानती, यानी किसानों को ही वहां की क्रांति का प्रमुख प्रेरक शक्ति माना जाता है। दूसरी अन्य राजनीतिक प्रवृत्तियां भी विभिन्न विचारों वाले उदारवादी रूस में या पश्चिमी यूरोप में संसदीय नमूने के तैयार को स्वीकार करती हैं। मार्क्सवादी या सोशलिस्ट डेमोक्रेट यानी साम्यवादी की रणनीति प्रेरणा मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तथा उनके गोथक कार्यक्रम की आलोचना तथा प्रभावित थी, यानी पूरी जो रूस की क्रांति थी, जो मार्क्सवादी जो क्रांति होती है वह जो कौन है, कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स का जो है क्या है, उनकी जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जब आपने सोशल साइंस क्या बोलते हैं, जब आपने सोशोलॉजी पढ़ा होगा उसमें मैंने आपको कार्ल मार्क्स जो पढ़ाया था, कार्ल मार्क्स की क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, उसी से क्या थी, उसी की जो उन्होंने जो आलोचना की थी उससे प्रभावित थी। इसके अलावा अधिकांश उग्र सुधारवादी बुद्धिजीवी वर्ग मार्क्स की पूंजीवादी आलोचना से काफी प्रभावित था। भैया जो मार्क्स पूंजीवाद की आलोचना करता था उसमें रूस के जो कह सकते बुद्धिजीवी वर्ग था वह उनसे काफी प्रभावित था, यानी रसिया के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे वह कार्ल मार्क्स जो पूंजीवाद का विरोध करता था वह उससे प्रभावित थे भैया, कि पूंजीवाद नहीं बल्कि हमें साम्यवाद की तरफ जाना है। ठीक है, उसका यूरोप में 1848 में क्रांति में उन्होंने अनुभव किया था, यानी यूरोप में जो 1848 में क्रांति होती थी इस चीज का उन्होंने अनुभव किया। बुजुर्गों वर्ग ने उस समय क्रांति के साथ धोखा किया। बुजुर्गों यानी जो पूंजीपति वर्ग था क्या किया था उसने यूरोप में क्या था, क्रांति के समय क्या किया, उसने धोखा किया। मजदूर लगातार एक क्रांतिकारी शक्ति बने हुए थे, यानी मजदूर जो था वह एक क्रांतिकारी शक्ति बने हुए, लेकिन रूस में पश्चिमी यूरोप से पीछे हटते हुए उदारवाद की अपेक्षा वहां पर सार्वजनिक परिवर्तनवादी विचार को, यानी जिस प्रकार अगर यूरोप में देखोगे तो वहां पर उदारवाद था, लेकिन अगर देखोगे तो अगर हम रूस की बात करें तो वहां पर अपेक्षाकृत परिवर्तनवादी विचारों को ग्रहण किया गया। ठीक है, रूस ने आरंभ में ही बुजुर्गवा उदारवाद को कमजोर था, यानी शुरू से ही रूस में जो उदारवाद था वो बहुत कमजोर था। अमूलतः परिवर्तनवादी जो बुद्धिजीवी वर्ग था वह समाजवादी रुझान था, यानी भाई रूस में क्या था, जो था समाजवादी रुझान ज्यादा था क्रांति से पहले में, और समाजवादी रुझान ने कह सकते हैं कि रूस में जो क्रांति होती थी उसमें निर्णायक भूमिका निभाई। बोल्शेविकों ने उत्तर
क्रांतिकारी शासन व्यवस्था की राजनीति में समाजवाद की विजय का प्रतिनिधि, कह सकते हो कि बोल्शेविक जो थे वह ये जो क्रांति होती है उसमें कह सकते हो समाजवादी विश्व का प्रतिनिधि यानी समाजवादी यानी सोशलिस्ट समाज का क्या यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया गया। आगे देखो, लेनिन बोल्शेविक पार्टी के सर्व प्रमुख नेता हैं, यानी लेनिन कौन है? बोल्शेविक पार्टी के सर्व प्रमुख नेता थे। बोल्शेविकों ने रूस में मार्क्सवाद को मात्र आरोपित नहीं किया, यानी बोल्शेविकों ने रूस में मात्र मार्क्सवाद को आरोपित यानी लाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने मार्क्सवाद के ढांचे में रूस के विशिष्ट क्रांतिकारी समस्याओं का निदान भी पाया। यानी सिर्फ उन्होंने मार्क्सवाद को अपनाया ही नहीं, बल्कि रूस में जो समस्याएं थी उन समस्याओं का निदान भी किया गया। उन्होंने बताया कि रूस में पिछड़े हुए माहौल तथा बुजुर्गों वर्ग के अपेक्षाकृत कमजोर होने के कारण बुजुर्गों जनतांत्रिक क्रांति लाने में उनकी भूमिका ढुलमुल होगी। मजदूर आंदोलनों का सामना कर रहे बुजुर्गों वर्ग फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी बुजुर्गों वर्ग की भूमिका नहीं दोहरा सकता, अतएव मजदूर वर्ग का आधिपत्य रहा। प्रथम बुजुर्गों जनतांत्रिक चरण में अगर देखोगे तो समाजवादी चरण नहीं कह सकते कि मजदूरों जो था, मजदूरों और जो बुजुर्गों वर्ग था उसके संघर्ष को यहाँ पर हटाने का काम किया, क्योंकि पूंजीवाद में कह सकते भैया जो पूंजीपति है जो मजदूर है उसके संघर्ष को यहां पर समाप्त करने की बात की थी, क्योंकि वो संघर्ष था, आप समझ सकते हो। इसलिए क्रांति की रणनीति में दूसरा बड़ा योगदान मजदूर और किसानों के संगठनों का। भैया क्रांति में दूसरा सबसे बड़ा योगदान किसका है? मजदूरों का और किसानों का रहा। इस जो रूस में पहली क्रांति होती है या जो होती है उसमें अगर बोलेंगे समाजवादी क्रांति हुई थी तो मजदूर और किसानों के संगठन का सबसे बड़ा, संगठनों का बहुत बड़ा रोल रहा। मजदूर किसान का तो रोल है, लेकिन जो मजदूर किसान के संगठन है उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा, जो संख्यात्मक रूप से छोटे श्रमिक वर्गों और किसानों के बहुमत पर यानी जो छोटे छोटे किसान थे उन्होंने बना रखा था, जो छोटे छोटे मजदूर थे उन्होंने बहुमत के आधार पर बनाया था। इस प्रकार से दो चरणों की क्रांति में मजदूर वर्ग का नेतृत्व और रणनीति में शामिल किया। आरंभिक 20वीं शताब्दी में क्रांतिकारी आंदोलन ने रणनीति में काफी हद तक सही से। अब देखेंगे क्रांति के चरण क्या हैं, ठीक है। अब हमारा क्या रहेगा? क्रांति के चरण, ठीक है। आज नेक्स्ट देखिए क्रांति के चरणों को देखते हैं, ठीक है। आप क्रांति के चरण देखिए। रूस की क्रांति को 3 चरणों में माना जा सकता है, यानी रूस में जो क्रांति होती है उसके 3 चरण माने जा सकते हैं, जिसे पूरा करने में 12 वर्ष लगे। भैया रूस की क्रांति के चरण जो 3 चरण है उसमें रूस में क्रांति होने में उसको पूरा होने में लगभग 12 साल लग गया, ठीक है भाई मेरे। प्रथम चरण में ड्यूम कहा जाने वाला संसद ने, प्रथम चरण में क्या होता है वहां पर ड्यूमा कहे जाने वाले संसद का निर्माण हुआ, लिख लो इसको, ड्यूमा कहे जाने वाले संसद का निर्माण हुआ, ठीक है। 1917 की फरवरी में क्रांति का दूसरा चरण, यानी 1917 में फरवरी में क्या माना क्रांति का दूसरा चरण माना जा सकता है, जिसे केंद्र के जार शासन के साथ साथ अस्थायी सरकार की स्थापना की, यानी जार के शासन जो होता है एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। अक्टूबर 1917 में क्रांति का तीसरा चरण, ये अक्टूबर 1917 में लिख लो, 1917 में क्रांति का तीसरा चरण और अंतिम चरण पूरा हुआ, जिसमें जार के शासन को उखाड़ फेंका गया, यानी जार का जो शासन था भैया उसको उखाड़ फेंका गया और जनतांत्रिक ठीक है, यानी जनतांत्रिक की वहां पर स्थापना की गई, यहां पर गणतंत्र आ गया। आइए हम तीनों चरणों को विस्तार पूर्वक विचार करते हैं, यानी तीनों चरणों को अब हम डीपली डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए 9 जनवरी 1905 को मजदूर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, सुनिएगा 9 जून 1905 को मजदूर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर गोलियां चलाई गई, इससे मजदूर भड़क उठा। 1905 में पहली बार निरंकुश शासन पर आक्रमण किया गया, यानी 1905 में क्या था भैया मजदूर पर गोली चला दी। मजदूर तो आंदोलन कर रहा था जार के शासन में, लेकिन जार के शासन वाले जार के जो शासन था उन्हें गोली चलवा दी, मजदूर भड़क गया। मजदूर जब भड़क गया तो उसने क्या किया, निरंकुश शासन के खिलाफ पहली बार उसने आक्रमण कर दिया। इसे खूनी रविवार का नाम दिया जाता है। अरे उस दिन जिस दिन गोली चला बहुत मजदूर मर गया, वो संडे का दिन था, इसलिए उन्होंने क्या रख दिया, खूनी रविवार, ठीक है, खूनी रविवार बोला गया। मजदूर और किसानों जनतांत्रिक गणतंत्र की मांग करने, यानी जो मजदूर और किसान थे वह जनता की यानी डेमोक्रेसी जनतांत्रिक यानी जनतांत्रिककरण की मांग करने लगे। उन्होंने किसानों मजदूरों तथा सैनिकों को निर्वाचित तथा जन आधारित राजनीतिक संगठन बनाया, जिसे सोवियत के नाम से जाना जाता है। यानी किसानों ने, मजदूरों ने, सैनिकों ने इकट्ठा होकर के एक राजनीतिक संगठन बनाया, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, सोवियत के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ठीक है, इसको हेडिंग डालो, ठीक है, सोवियत के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको लिखना, सोवियत के नाम से जाना जाता है। लेकिन बाद में लेनिन ने इसे क्रांतिकारी शक्ति का भ्रूण कहा, यानी लेनिन क्या कहते थे, बहुत छोटा सा रूप, यानी उसका भ्रूण, यानी जैसे बच्चा का एक छोटा सा भ्रूण बोलते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने क्या बोला, इसको क्रांति का पहला भ्रूण कहा, जो अंततः क्रांति के बाद राज्य का निर्माण आधार बनने में समाजवादी राज्य में सोवियत रूस के नाम का ग्रहण किया। बाद में इसने सोवियत रूस का नाम ग्रहण करेगा। प्रथम विश्व युद्ध ने रूस की अर्थव्यवस्था तथा रूस के मजदूरों की आजीविका बुरी तरह,
भैया प्रथम विश्व युद्ध जब होता है तो रूस पूरी तरह से क्या होता है, उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती है, मजदूरों की आजीविका पूरी तरह प्रभावित रही, जिसके कारण मौजूद शासन व्यवस्था के खिलाफ विरोध का माहौल तैयार हुआ। इससे रूसी क्रांति का मार्ग पड़ता। नहीं भैया, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ कि रूस की जो आर्थिक स्थिति है बहुत खराब हो गई, मजदूर की आजीविका बुरी तरह प्रभावित, और मजदूरों ने आगे चल करके शासन व्यवस्था के खिलाफ माहौल तैयार किया। इससे रूस में क्रांति का जो मार्ग था, यानी क्रांति का जो रास्ता था, वह धीरे धीरे कह सकते हो खुल गया। 1917 की फरवरी में क्रांति ने तानाशाही पर अंतिम प्रहार किया। 1917 में क्या होता है, क्रांति ने तानाशाही पर अंतिम प्रहार किया। पोल्टगार्ड में महिला मजदूरों ने रोटी की कमी को लेकर के प्रदर्शन के इस क्रांति का आरंभ किया, जो दूसरे शहरों तक, गांव तक फैल गया। समाज में सभी वर्गों ने हड़ताल कर दी, किसानों ने भाई मेरे विद्रोह कर दिया, सेना की क्रांतिकारी कार्रवाई हुई, निरंकुशता के सहित समाप्त हो गया। इस निरंकुशता को उखाड़ फेंका गया और उसके स्थान पर उदारवादी बुजुर्गों के वर्चस्व वाली अस्थायी सरकार की, यानी कह सकते हो कि जो सरकार थी उसको फेंका, लेकिन अभी तक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। कैसे? उदारवादी बुजुर्गों के वर्चस्व वाली अस्थायी सरकार, यानी परमानेंट सरकार नहीं, अस्थायी सरकार बन जाती है। फरवरी 1917 की क्रांति में पहली बार राजनीतिक स्वतंत्रता अर्जित की गई। यानी फरवरी 1917 में क्या होता है, पहली बार राजनीतिक स्वतंत्रता अर्जित होती है। कहां पर? रूस में। मौलिक और नागरिक अधिकारों का सृजन किया, यानी मौलिक अधिकार जो थे, नागरिक अधिकार थे, उनको दिया गया। हजारों छोटे छोटे संगठन, कारखाने, बंकरों, गांव तथा गलियों में सैकड़ों हजारों टेम्पलेट बांटे गए। टेम्पलेट यानी भैया पर्चे बांटे गए, ठीक है। कारखाना समितियां, नगर परिषद, सैनिक समूह जैसे मंचों के जरिए लोगों की अपनी नियति का निर्माण करना चाहा। एक बार फिर शहरों और गांवों के में सोवियत को चुना गया, एक बार फिर से केंद्रीय सोवियत, यानी 1905, यानी क्रांति की शक्ति का वैकल्पिक रूप में इसे अस्थायी सरकार का विरोध किया। आगे देखिए, अस्थायी सरकार में प्रतिनिधित्व पाए उदारवादी बुजुर्गों वर्ग के लोग अपनी क्रांति में पूर्ण रूप से, यानी जो वहां पर बुजुर्गों वर्ग ने क्रांति की पूर्ण रूप से कर चुके थे, जबकि मजदूर अभी भी अपनी क्रांति की शुरुआत ही कर रहे थे। यानी बुजुर्गों वर्ग था भैया, उसने तो क्रांति कर दी पूंजीपति वालों ने, लेकिन मजदूर अभी भी इंतजार कर रहा था। फरवरी की क्रांति के बाद स्थापित नए शासन का यह प्रमुख अंतर विरोध था। यह बहुत दिनों तक कायम ना रह सका। किसान निराश थे, उन्होंने जमीन नहीं मिली। संपूर्ण मजदूर और सैनिकों निराश थे, क्योंकि उन्होंने युद्ध जारी था। हड़तालों, प्रदर्शनों के जरिए असंतोष को प्रकट किया गया। किसानों ने जमीन पर कब्जा कर लिया। भोजन की कमी तथा मूल में वृद्धि होने से दंगे हुए। युद्ध समाप्त न होने से सैनिकों को घोर निराशा हुई, जो भूमि वितरण में हिस्सा लेना चाहते। बोल्शेविकों ने जनता की भावना का अनुरूप नारा दिया और वह उनके चहेते बन गए। जिनका नारा क्या था? नारा भैया क्या क्या लगा था यहाँ पर? किसान के लिए जमीन। जो क्रांति होती है रूस में, जो क्रांति है उसके लिए नारा कौन कौन सा है? इसको किसान के लिए जमीन युद्ध के तुरंत बाद किया जाए। नहीं, किसान के लिए जो जमीन है युद्ध के तुरंत बाद किया जाए। उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण हो। क्या था भैया? उद्योग पर पूंजीपति नहीं, मजदूर का नियंत्रण की बात कर रहा है, ठीक है। राष्ट्रीयता को आत्मनिर्णय का अधिकार मिले, यानी जो राष्ट्रीयता है वह हम सब स्वयं चुन सकें, हमें कहाँ जाना कहाँ मिले, सबसे ऊपर हो। रोटी यानी ब्रेड खाने का भैया अधिकार मिले, यानी खाने का सबको मिल जाए। यहाँ पर ब्रेड बोलते हैं ना, वहाँ पर तो गेहूँ तो होता नहीं, तो लोग ब्रेड जो होता है वो वही बनता है, यानी रोटी और ब्रेड एक मिलोगी, ठीक है। शांति, भूमि, रोटी, प्रजातंत्र तात्कालिक मांगे बन गई। कौन कौन सी मांगे थी इस आंदोलन में, इस क्रांति में? क्या थी? शांति, भूमि, रोटी और प्रजातंत्र, ये तीन तात्कालिक मांगे बनी। सभी जनसंगठनों ने बोल्शेविक ने बढ़त हासिल की। मजदूर और सैनिकों के बहुमत के पक्ष में थे। हालांकि एकमात्र शत्रुतापूर्ण प्रेस, यानी जो भैया प्रेस वाला था वो शत्रुतापूर्ण व्यवहार का था। मीडिया वाले अभी भी सही नहीं काम कर रहे थे, ठीक है, कि विपरीत माहौल बनाने में कोशिश की। परंतु इस क्रांति का जनाधार, भैया क्रांति में बहुत ज्यादा जनाधार था। प्रेस फिर भी, यानी जो मीडिया वाला था भी उनका सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जो जनाधार था, यानी आम जनता ने इस क्रांति को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा समर्थन दिया, ठीक है। यह लगभग रक्तहीन क्रांति थी। कोशिश की इस क्रांति को जनाधार मिला, या लगभग रक्तहीन, भैया खून खराबा नहीं हुआ। रक्तहीन का मतलब वही था कि सेना जिसमें अधिकतर किसान शामिल थे सहज रूप से क्रांति तातकों की ओर खींच लाई। अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंका गया। इतिहास में पहली बार समाजवादी क्रांति वास्तव रूप में सामने आई। नए राज्य ने अपने मजदूरों को राज्य कहा, यानी नए राज्य ने अपने मजदूरों को राज्य कहा। एक अमेरिकी पत्रकार जॉन रीड ने अपनी पुस्तक में लिखते हैं 1917 की अक्टूबर की क्रांति का एक बड़ा सजीव चित्रण उन्होंने किया है। तो पहला पॉइंट था जिसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हेलो,
11.6 क्या है, कृषि का सामूहिकरण क्या है, यानी कृषि का सामूहिकरण क्या है। देखिए पिछले भाग में औद्योगिकरण पर बातचीत करने के क्रम में हमने देखा है कि सोवियत नेतृत्व ने सफलतापूर्वक अपने देश में, सोवियत जो नेतृत्व अपने देश में विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्था की परिणति कर दिया था। हालांकि कृषि में प्रमुख बदलाव लाए बगैर औद्योगिकरण संभव नहीं, बिना कृषि में बदलाव ले भाई औद्योगिकरण संभव नहीं है। गृह युद्ध के बाद उत्पाद में हुई अपर्याप्त वृद्धि के बावजूद प्रति हेक्टेयर उत्पादन और श्रम उत्पादन दोनों की दृष्टि से सोवियत कृषि में किसी भी प्रमुख यूरोपीय देशों में बहुत पिछड़ी हुई थी। यानी सोवियत में अगर बात करें जो कृषि थी अन्य यूरोपीय देश से बहुत पिछड़ी हुई थी। अधिकांश उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके राज्य ने उद्योगों के एक बड़े हिस्से पर सफलतापूर्वक अपना नियंत्रण मजबूत, परंतु कृषि के क्षेत्र में निजी कृषक खेतों की मौजूदगी के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादन और विपणन निर्णयों में राज्य पर नियंत्रण नहीं था और केंद्रीय कृषि योजना और नियंत्रण योजना के दायरे में थी। यानी कह सकते हैं कि जो सोवियत था वहाँ पर क्या था भाई, औद्योगिकरण तो कर दिया, उद्योग तो लगे थे, लेकिन अगर जो बात करें जो खेती थी अभी भी वो क्या थी, किसानों के पास या निजी स्वामित्व के पास थी, जिन पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। कृषि अभी भी पिछड़ी हुई थी। यानी सोवियत में तो भैया क्रांति हो गई, सोवियत में क्रांति हो गई या गृह युद्ध के बाद वहाँ पर कह सकते हैं उत्पादन बढ़ा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन जो कृषि थी अभी भी जो वहाँ पर पिछड़ी हुई थी और राज्य का कृषि पर कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था कि कृषि केंद्रीय योजना तथा नियंत्रण योजना के दायरे से भी अभी भी या बाहर थी। बोल्शेविकों का मानना है कि पूंजीवादी कृषि क्या कर रहे हैं, बोल्शेविकों का मानना है कि पूंजीवादी कृषि के निजी खेतों की जगह सामाजिक और सामूहिक कृषि को बढ़ावा मिला है। नहीं, बोल्शेविक क्या मानते हैं, पूंजीवादी कृषि में निजी खेतों की जगह पर क्या सामाजिक और सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बड़े खेतों में अधिक उत्पादन संभव होगा, यानी इससे क्या होगा, बड़े खेतों में अधिक उत्पादन संभव होगा। इसमें मशीनों और उर्वरक का इस्तेमाल अच्छा ढंग से किया, नहीं इन खेतों में क्या भैया उर्वरक और जो मशीन है उसका अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया जाए। इससे औद्योगिकरण के लिए कृषि अधिशेष, यानी भैया उद्योगों के लिए जो कृषि है अधिशेष मतलब होता है कच्चा माल जो होगा उसके लिए निर्माण होगा। इसके अलावा उत्पादन संसाधनों को एक बड़े खेत के रूप में एकत्र करने, नहीं जो उत्पादन जो संसाधन है उसको एक बड़े खेत को उत्पन्न करने में किसानों के बीच संपत्ति की असमानता भी दूर होगी। बोल्शेविकों का मानना है किसानों को सामूहिक खेती, बोल्शेविकों का मानना था किसानों को सामूहिक खेती और समाजवादी खेती के लिए राजी करने पर काफ़ी वक्त लगेगा। यानी बोल्शेविक मानते हैं या किसानों को सामूहिक खेती या रूसी यानी कह सकते हैं कि समाजवादी खेती या कह सकते हैं खेती करने में राजी करने में वक्त लगेगा। यह दुहरिया प्रक्रिया है। अपने खेतों पर एक लेख सहयोग पर लेनिन ने लिखा, यानी खेत पर सहयोग पर एक लेनिन ने एक लेख लिखा है जिसमें सरकार को धीरे धीरे किसानों को इस बात के लिए राजी करने का प्रयास करना चाहिए वे अपने निजी खेत छोड़ दें। यानी सरकार को करना चाहिए कि क्या बोले कि सरकार बोले कि किसान अपनी इस बात को सहमत करे कि वो अपने निजी खेत छोड़ दें और सामूहिक खेती में मिलजुल कर, यानी खेती भैया अपने सामूहिक खेतों को छोड़ दो, मिलजुल कर के काम करो। इसलिए किसानों को आधुनिक उपकरण, ऋण, कृषि संबंधी तथा सभी प्रकार की सहायता दी है। नहीं भैया किसानों को अधिक से अधिक उपकरण मिले, भैया खेती करने के लिए ऋण मिले, कृषि के लिए सभी उपकरण में सहायता दी जाएगी। नई आर्थिक नीति में विकसित औद्योगिकरण प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बल नहीं दिया जाता था। यानी नई जब आर्थिक नीति आई थी उसमें विकसित जो प्रौद्योगिकी उसके इस्तेमाल पर बल नहीं दिया गया था जिससे कि किसानों को सामूहिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता था। यानी सामूहिक खेती के लिए किसानों को पहले प्रोत्साहित किया जा सकता था। जब तक सोवियत रूस में ट्रैक्टर आए, अधिकांश बोल्शेविकों का मानना था समाजवादी कृषि की तैयारी के लिए कई कदम उठाने। यानी सोवियत में सबसे पहले क्या ट्रैक्टर आए, उससे क्या बोल्शेविकों ने माना कि समाजवादी खेती के लिए कदम उठाने होंगे, किसानों को धीरे धीरे सामूहिक खेती की ओर बढ़ाना होगा। इसके लिए सबसे पहले उपयुक्त होगा वस्तुओं को बेचना, यानी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उपभोक्ता वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। कृषि उत्पादों में विपणन आपूर्ति के लिए सहकारी समितियां, यानी कृषि के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, कई सारी कृषि समितियां बनानी होगी, जैसे मशीन है, बीज है, भूमि सुधार है, खेत निर्माण है, मशीनों में, बीजों में, भूमि सुधार में, निर्माण में तथा सहकारी समितियों के लिए ऋण उपलब्ध कराना। यानी भैया खेती करने के लिए जो किसान हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऋण हो, तभी तो सामूहिक खेती करेंगे, तभी तो खेती में सुधार होगा। अंत में उन्हें सामूहिक खेती के लिए, यानी कह सकते किसानों को पहले ज़्यादा से ज़्यादा मदद दो, ज़्यादा से ज़्यादा, बाद में उन्हें सामूहिक खेती के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। 1920 के दशक में कृषि शास्त्रियों ने भूमि चकबंदी, यानी कृषि शास्त्री जो थे उन्होंने भूमि चकबंदी विशेषज्ञों को कुछ किसानों को अपनी
भू जोतों का सुदृढ़ीकरण करके सामूहिक खेती के लिए प्रेरित करने में थोड़ी सफलता है। नहीं, जब वहाँ पर चकबंदी होती है तो कुछ किसानों को क्या होता है, भू जोत जो थे, भू जो यानी जो उनके खेत है उसको मजबूत किया गया तथा उन्हें सामूहिक खेती करने के लिए थोड़ी सी प्रेरित किया गया सफलता में। परंतु अभी भी कम किसान इस प्रकार की खेती करने यानी सामूहिक खेती करने के लिए बहुत ही कम किसान जो थे वह राजी थे, यह सोचकर कि सहकारी समितियों का निर्माण से किसानों की सामूहिकता की भावना बढ़ेगी। सोवियत राज्य ने सहकारी समितियों का आसान ऋण देना किया, कर छूट, दुर्लभ विपणन या तथा वस्तुओं में आपूर्ति को प्राथमिकता दी। परंतु सहकारी समितियों भी बहुत कम संख्या में किसानों को आकर्षित, जो सहकारी समितियां थी उन्होंने सोचा सहकारी समितियों से किसानों को सामूहिक खेती करने के लिए हम राजी कर लेंगे, लेकिन जो सहकारी समितियां थी वह किसानों को आकर्षित करने में या किसानों को साथ लाने में या सामूहिक खेती करने में वह असफल रही। ठीक है, ग्रामीण पूंजीवाद के प्रसार से यानी गांव में पूंजीवाद के प्रसार से किसानों के बीच बढ़ता विभेदीकरण सोवियत नेतृत्व के लिए चिंता का नहीं। गांव में क्या होता भाई, किसानों के बीच क्या पूंजीवाद बढ़ा था, जिससे क्या होता सोवियत नेतृत्व के लिए चिंता का विषय था। ग्रामीण पूंजीवाद केवल अमीर कृषकों या कुलक को ही फायदा करता था, यानी जो गांव में जो पूंजीवाद था वो अमीर जो किसान थे या जो कृषक वर्ग था उसको ही फायदा, जिसकी कीमत पूरे कृषक समुदाय को नहीं भैया कुछ लोग ही फायदा कमा रहे थे, ज़्यादातर जो किसान थे उनको क्या करना पड़ता था, उसकी कृषक समुदाय को चुकानी पड़ी। 3 तरीकों से किसानों के बीच विभेदीकरण, यानी 3 तरीकों से जो किसान थे उनके बीच में विभेदी यानी डिफरेंस बढ़ा। जैसे पट्टे पर जमीन देना, नहीं बहुत सारे किसानों को पट्टे पर जमीन देती थी, ऋण, पशु उपकरण तथा मशीनों की जो उपलब्धता थी, मजदूरों को मजदूरी पर रखा जाना, कुलीन को परिभाषित करने में निम्नलिखित मान, यानी जो कुलीन थे उनको कैसे परिभाषित किया जा सकता है, यानी जो बड़े बड़े लोग थे या जो पूंजीपति लोग थे या जो बड़े बड़े किसान थे उनको कैसे परिभाषित किया मापदंड थे। ठीक है, देखो उसको बोलते हैं, जैसे उनको पट्टे पर जमीन, इस प्रकार की चीजें वहां पर चल रही थी। ठीक है, कुलीनों को परिभाषित करने में मापदंड कहते हैं। जो मजदूर रखते थे, कुलीन कौन थे उसको कैसे कह सकते, जो मजदूर रखते थे खरीद कर या पट्टे पर जमीन का अधिग्रहण करने, भैया जमीन को खरीद लेते थे या पट्टे पर जमीन का अधिग्रहण करते थे। जिनके पास बड़ी मिल्कियत होती, यानी जिनके पास बड़े बड़े जमीनें होती थी, जो कृषि उत्पादन के संसाधनों को पट्टे पर उगा करते, यानी कृषि संसाधनों को पट्टे पर उगाते थे, जिनकी वाणिज्यिक और वित्तीय कारोबारी में, यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो उपज करते थे, जो उगाते थे, उसको संसाधनों को पट्टे पर देते थे। और कभी कभी कुलंक की स्पष्ट तथा सुव्यवस्थित परिभाषा भी प्रस्तुत नहीं की जा सकती। आगे देखो, नई आर्थिक नीति जो आती है की कमजोरियां क्या थी, जो वहाँ पर नई आर्थिक नीति आती है उसकी क्या क्या कमजोरियां हैं। नई आर्थिक नीति देखो, नई आर्थिक नीति के दौरान किसानों को खेती करने का तरीका और प्रौद्योगिकी काफ़ी पिछड़ी हुई थी। जो नई आर्थिक नीति आती है उसमें किसानों की जो खेती करनी है, जो उसका तरीका है, वह काफ़ी पिछड़ी हुई थी। 1927 में खेती योग्य जमीन का 88% हिस्सा छोटे छोटे खेतों में विभाग था। 5% से भी कम खेतों पर पूरी तरीके से या आंशिक रूप में बाड़ाबंदी की गई थी। खेतों में छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होने के कारण खेती में आधुनिक तकनीकों और बेहतर उपकरण का उपयोग संभव नहीं था। 3 खेतों का अदल बदल कर फसल उगाने की व्यवस्था थी, यानी खेतों में 2 फसलें उगाई जाती थी। पहले चक्र में शरद, दूसरे चक्र में राई और गेहूं, दूसरे चक्र में वसंत में गेहूं और अन्य फसलें बोई जाती थी। तीसरे चक्र में खेत को परती छोड़ दिया जाता था। इस चक्रीय खेती करने से क्या हुआ, करने की चक्रीय खेती व्यवस्था के रूप में जाना जाता था। सोवियत संघ की यह पद्धति सबसे ज़्यादा प्रचलित, सोवियत संघ में यह पद्धति सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। इसके अलावा इससे भी आदिम 2 खेती प्रकार की खेती होती थी, जिसे हस्तांतरित खेती प्रथा भी कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 1/3 खेत हमेशा परती ही पड़ा रहता था। सरकार को जल्द से जल्द टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी में सुधार लाना चाहती थी, परंतु यह इतना संभव नहीं था। 1927 में रूसी संघों का लगभग 1/4 किसानों के पास घोड़ा बैल नहीं थे। यानी कह सकते कृषि में जो सरकार बदलाव करना चाहती थी वह संभव नहीं। अधिकांश किसानों के पास बिना घोड़े के उपयोग वाले जोतने वाले उपकरण थे। मशीनों का इस्तेमाल मुख्य तौर पर अनाज उत्पादन करने वाले प्रमुख देहाती क्षेत्रों में ही होता था। अनाज और उत्पादन का विपणन कैसे होता था, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, अनाज और उत्पादन का विपणन। हालांकि 1920 के दशक में अनाज का उत्पादन युद्ध पूर्व स्तरों पर किया जाए, परंतु 1920 के दशक में प्रथम विश्व युद्ध से पहले की तुलना में अनाज का विपणन यानी अनाज की जो खरीद होती थी काफ़ी कम होती थी। ऐसा संभवतः ग्रामीण क्षेत्रों की वृद्धि के कारण हुआ। 1913 से लेकर के 1926 के बीच का लगभग 60 लाख जो आबादी रहती, यानी 60 लाख जो लोग रहते थे, जबकि तुलना में 1913 की तुलना में इस समय प्रति व्यक्ति अनाज उत्पादन में कमी, यानी अनाज उत्पादन कर रहा, धीरे धीरे कमी, जनसंख्या बढ़ी थी लेकिन अनाज उत्पादन घटा। एक प्रमुख समस्या यह थी कि यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है, एक प्रमुख समस्या यह थी कि उत्पादों की बिक्री के लिए एक से अधिक बाजार थे, यानी फसल बेचने के लिए भैया एक से अधिक बाजार थे। अन्न और अन्य
फसलों के लिए बाजारों में राज्य और सहकारी प्रयत्नों के काफ़ी हिस्सा कम था। निजी बाजार तितर बितर थे, परंतु इनमें नए उत्पादों को लाभ में कई विकल्प धीरे धीरे उपलब्ध हुए। यानी अनाज और उत्पादन में जो विपणन थे उसमें असमानता बनी थी, और असमानता ही क्या कर रही थी, कई प्रकार की समस्या थी। 1927-28 में वसूली संकट क्या है, यानी 1928-27 का अगर देखेंगे आप क्या हमारा रहेगा वसूली संकट। देखिए क्या था, 1927 में शरद ऋतु की फसलें अच्छी होने के बावजूद किसान अपेक्षाकृत कम अनाज बाजार में ले गए, और सरकार इतना आशाजनक स्तर पर अनाज न खरीद सकी जिससे शहरी लोगों का सेना का भरण पोषण हो सके, मिलों में आयात किए गए अनाज का निर्यात किया जा सके। यदि राज्य निजी बाजारों के मूल्यों को मुकाबला करने के लिए अनाज का वसूली मूल्य बढ़ाता तो औद्योगिक विकास के लिए उपलब्ध राशि में कटौती करनी पड़ती। 1927-28 के दौरान औद्योगिक निवेश में तीव्र वृद्धि हुई। अक्टूबर 1927 के बाद होने वाले अनाज संकट का प्रमुख कारण था भारी उद्योग में निवेश का स्थानांतरण करने के कारण उपभोक्ता वस्तुओं में कमी, अकाल पड़ी और अनाज की राज्य वसूली मूल्य कम होने से लागत में महंगी पड़ने लगती थी। यानी जो जिस प्रकार से वहाँ पर संकट आया था, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा किसानों द्वारा सामूहिक खेती का प्रतिरोध, यानी जो किसान थे वह सामूहिक खेती का कर रहे थे भाई, प्रतिरोध कर रहे थे। किसानों पर जबरदस्ती सामूहिकता थोपी गई जिसका किसानों ने जमकर निष्क्रिय तथा विरोध किया। यंत्र तंत्र सशक्त विद्रोह किया, किसानों ने शासन का सक्रिय विरोध किया तथा चारों ओर हजारों किसानों ने जन प्रदर्शन किए। इसके अलावा आतंकवादी गतिविधियां हुई जिनमें आम लोगों को मारा पीटा गया, हत्याएं की गई, आगजनी लूटपाट हुई। कुल मिलाकर किसानों के यह प्रतिरोध स्थानीय और मुखर रहा, परंतु यह अर्ध सैन्य नहीं था। श्रमित किसानों का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा प्रमुख, श्रमित जो बड़े किसान थे उनका सबसे प्रमुख रहा। यह स्पष्ट था कि किसान का हर वर्ग इससे प्रभावित हुआ। सामूहिक खेती के विरोध में सारे किसान शामिल थे, यानी सामूहिक जो खेती थी उसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, और इसमें सामूहिक खेती में क्या हुआ, किसानों ने जमकर के इसका क्या क्या भाई विरोध किया, ठीक है। कॉलेज खोन यानी सामूहिक भू क्षेत्र में अपने पशुओं को सौंपने की अपेक्षा कई किसानों ने अपने पशुओं की हत्या कर दी, यानी किस पशुओं को सौंपने, सामूहिक रूप से पशु नहीं देना चाहते थे बल्कि पशुओं की हत्या कर दी। जनवरी 1930 में राज्य आज्ञा के द्वारा इस प्रकार पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया। इस अपराध के लिए संपत्ति की जब्त कर ली जाती थी और कारावास में देश निकाला जाता था। नज़दीक के शहरों में जाकर के उसे बेच दिया गया। परिणाम स्वरूप 1928 के मुकाबले 1933 में 1/3 भेड़, आधे घोड़े तथा सुअर क्या धीरे धीरे जो जानवर थे वो कम हो गए। कृषि व्यवस्था पर हमले करने के साथ साथ परंपरागत कृषक सांस्कृतिक केंद्र में भी चर्च के खिलाफ एक उग्र अभियान चलाया। सभी ऐतिहासिक चर्चों को ध्वस्त कर दिया गया, अनेक पादरियों को बंदी बना लिया, मठ बंद कर दिए गए। इनमें से अधिकांश नमूने के तौर पर कृषि सहकारी समितियां चला रहे थे और हजारों भिक्षुक मंठियों को सोबिया भेज दिया गया। 1930 के अंत तक यह लगभग 80% जो चर्च थे वह बंद हो गए, यानी जो चर्चों पर भी काफ़ी प्रहार हुआ। रूस में देहांत में एक वास्तविक गृह युद्ध छिड़ गया, यानी रूस में बचे हुए पशुधन को रेवाड़ तथा बसंत में होने वाली खेती बीज में अभाव में घोर संकट था। इस प्रकार शासन में एक विनाशकारी स्थापित हुआ। कलेज खान में एक नया मॉडल अधिकारिक यानी सदस्यों में एक गाय, भेड़, सुअर रखने का तथा अपने छोटे व्यक्तिगत खेत पर खुद काम करने के लिए कृषि औजारों की रियायत दी जाने लगी। इन छोटे निजी खेतों में किसानों की आमदनी होती थी, उनका खाना पीना चलता था, अनाज बेचकर अपनी मोटी रकम जरूरत पूरे। सामूहिकरण अभियान थोड़े दिनों के लिए ही शिथिल पड़ गया, यानी सामूहिकरण आगे चलकर थोड़े दिनों के लिए जाता शिथिल पड़ गया। 1930 में मौसम अनुकूल था, बाजार बेजोड़ रही। जैसे ही राज्य के भंडारण में अनाज भरा वैसे ही इस बार स्पष्ट निर्देशों से सामूहिकरण अभियान दोबारा से शुरू हुआ। कॉलेज खान संगठनात्मक और अध्यक्ष के रूप में काम करने लगे। धीरे धीरे सामूहिकरण खेती का सपोर्ट हुआ। सामूहिकरण की प्रकृति क्या है? सामूहिकरण को कभी कभी दूसरी क्रांति कहा जाता है, यानी सामूहिकरण खेती को तो कभी कभी दूसरी क्रांति भी माना जाता है, क्योंकि इन किसानों के जीवन में बोल्शेविक क्रांति से भी ज़्यादा मौलिकता के इन किसानों के जीवन में बोल्शेविक क्रांति से भी ज़्यादा इसमें मौलिकता रही। किसानों ने इसको अपने आप स्वीकार नहीं किया, बल्कि इसे शहरी तथा सर्वहारा पार्टी द्वारा जबरदस्ती लादा गया था, यानी सामूहिक को। कहने का तात्पर्य है कि यह प्रमाणिक रूप से ऊपर से आरोपित क्रांति थी। सामूहिकरण के पहले और बाद में किसानों की स्थिति में प्रमुख आधार अंतर यह था कि एक सामूहिक किसान का सामूहिक खेती से उगाए गए अनाज और नकदी फसलों पर उनका कोई अधिकार नहीं, यानी किसान का भैया कोई अधिकार नहीं था। अधिकांश सामूहिक खेती पूर्ववर्ती कम्युनियन के समान थे, यानी किसानों की हालत लगभग कृषि दासों जैसे ही रहेगी, यानी आगे चल कर किसानों के बिना अनुमति खेत छोड़ करके बाहर यात्रा पर जाने का अधिकार नहीं था। कृषकों को मन
में यह बात घर कर गई कि यह सामूहिक खेती कृषि दास प्रथा का ही नया रूप है। किसान व्यंग किया करते थे कि अखिल संघ समाजवादी रूसी भाषा में KBP ने दूसरी कृषि दासता व्यवस्था की व्याख्या की। सामूहिककरण के द्वारा राज्य ने अनाज, आलू, सब्जी तथा वसूली बढ़ाई। इससे उद्योगों में कृषि मजदूर मिले, इससे उनसे पशुधन की हानि हुई। कृषि का उत्पादन जारी रहा, ग्रामीण शहरी लोगों का जीवन स्तर कायम रहा, परंतु इसमें कृषि का उत्पादन जो होता था किए गए विस्तार में लोगों की मांग को पूरी करने में, अगर देखोगे लोगों की जो मांग थी वह सामूहिक खेती में नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर जो इन्होंने थोड़ा सा बना रखा है, देखो अनाज उत्पादन, उपज और राज्य वसूली, देखो क्या बना रखा 1919 में, देखिए 1919 से 1913 तक राज्य उत्पादन अनाज उत्पादन मिलियन टन क्या था 72.5 मिलियन, उपज कुंटल है 6 पॉइंट, वसूली नहीं होती थी। लेकिन देखो धीरे धीरे जो वसूली होगी 73 होता था, फिर 7.5 18% की वसूली की जाती थी। धीरे धीरे देखोगे वहाँ पर वसूली हर साल देखोगे भाई मेरे, वसूली लगातार बढ़ती चली गई। तो ये सामूहिक खेती जो है इस प्रकार से किस प्रकार से होती है, यानी सामूहिक खेती की अवधारणा का वर्णन की कृषि की सामूहिकता और रूसी किसानों पर इसके क्या, नहीं रूस पर जो किसान थे उस पर क्या प्रभाव, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये 2 क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 11 चैप्टर में से यही 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपको बता दिए। ये आपको वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।